concept of refraction through slab। देखो जी मिलन बाबू, पहला टॉपिक में ये तुम्हारा है ना, वो आएगा जो आप क्वेश्चन पूछे वही आएगा। मान लो जैसे ये हम लोगों के पास एक स्लैब है, इस स्लैब का अपना एक थिकनेस है टी, इस पॉइंट को ए नाम दे दिए, इस पॉइंट को बी नाम दे दिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, चारों तरफ है एयर, एयर इधर भी है, एयर इधर भी। इसके सामने में आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखे हैं ओ, सही है, इधर कोई एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर, ये देखो ये ऑब्जर्वर के नेत्र है, नेत्र समझता है? Yes, sir. संस्कृत में नेत्र है, ओके, और हिंदी में आई ना, त्रिलोचन। तो ये ऑब्जर्वर है भैया, मेन बात है कि ये ऑब्जर्वर है, ओके। तो एक रे तो सीधा सीधा ऐसे निकल गया, अब देख हुआ जो ओ से एक रे यहां पहुंचा, जब वो मूव करेगा रेयर से डेंसर मीडियम में बेंड करेगा टुवर्ड्स नॉर्मल, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करने की वजह से लगेगा आपको कि कहीं यहां से आ रहा है, लगेगा आपको कहीं यहां से आ रहा है, लगेगा आपको कहीं यहां से आ रहा है। देखिए तो ओ शिफ्ट करके ओ डैश पे पहुंच जाएगा। ओ डैश तक दिखाई दे रहा है उधर? Yes, sir. ठीक। अब सोचना कि जब वो फिर से इस सरफेस पे पहुंचेगा तो इस बार तो वो मूव कर रहा है डेंसर से रेयर में ना, तो मूविंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर, तो लगेगा कहीं यहां से आ रहा है। बोलो बोलो समझा? लगेगा कहीं यहां से आ रहा है, बोलो समझा? Yes. ओ डबल डैश। तो इस ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट कहां दिखाई देगा? ओ पे, ओ डैश पे कि ओ डबल डैश पे? ओ डबल डैश पे। इसका मतलब इस स्लैब के रखने की वजह से ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन ओ से ओ डबल डैश की तरफ शिफ्ट कर दिया है। नहीं समझा सब कोई? Yes, sir. तो इसको कहते हैं शिफ्ट, इसको कहते हैं शिफ्ट। हम लोग को इसी शिफ्ट का इक्वेशन डिराइव करना है। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं? Yes, sir. हाँ, तो चलिए भाई स्टार्ट हो जाइए। लेफ्ट वाले सरफेस से रिफ्रैक्शन, कंसिडरिंग रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेफ्ट सरफेस, लेफ्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन। जब आप लेफ्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन लेंगे तो आप लिखेंगे ना apparent depth by actual depth is equals to mu2 by mu1। बोलो बोलो समझा? Yes, sir. क्या apparent depth में लिखेगा AO डैश और actual depth में लिखेगा AO? नहीं ना, इस फेस के लिए O ऑब्जेक्ट है और इमेज O डैश है, इस फेस के लिए O ऑब्जेक्ट है और इमेज O डैश है, तो ये है एक्चुअल डेप्थ और ये है एपरेंट डेप्थ। Yes, sir. समझे जी सब कोई? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. इस सरफेस के लिए बताओ ये मीडियम 1 है या 2? 1 और ये 2 है, तो जरा हम लोग इसको एडजस्ट करें तो क्या लिख सकते हैं? AO डैश बाई AO इज इक्वल्स टू mu2 बाई mu1, मतलब mu बाई 1। Yes, sir. रहने दो ऐसे ही। चलो अब आओ तुम थोड़ा सेकेंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन के लिए। फॉर रिफ्रैक्शन एट राइट फेस, राइट फेस पे रिफ्रैक्शन,
फिर से लिखेंगे एपरेंट डेप्थ बाय एक्चुअल डेप्थ। एपरेंट डेप्थ बाय एक्चुअल डेप्थ इज इक्वल्स टू, फिर से फॉर्मूला लिखेंगे μ2 बाय μ1। बोलो भाई इस बार एपरेंट डेप्थ कौन है? गलत बात, बी ओ डबल डैश, बी से बी ओ डबल डैश, सही है। और एक्चुअल डेप्थ इस बार कौन है? बी ओ डैश। बता जरा सोच के μ2 कौन है? एयर। और μ1 क्या म्यू है? क्या सबको लाइन समझ में आया? तो आप लिखे बी ओ डबल डैश बाई बी ओ डैश इज 1 बाई म्यू। सो हाँ, बी ओ डैश बाई म्यू। हम लोग को शिफ्ट चाहिए। नाउ शिफ्ट का मतलब है ओ ओ डबल डैश। शिफ्ट ओ ओ डबल डैश का मतलब है बी ओ माइनस बी ओ डबल डैश, समझे ना? क्या बी ओ को लिख सकते हैं बी ए प्लस ए ओ, बी ए प्लस ए ओ माइनस बी ओ डबल डैश को लिख सकते हैं बी ओ डैश बाई म्यू। यहां से देखो, यहां से देखो, क्या AO को लिखा जा सकता है? क्या AO को लिखा जा सकता है AO डैश बाई म्यू? Yes, sir. सो BA प्लस AO डैश बाई म्यू माइनस BO डैश बाई म्यू, सही है? Yes. AO डैश और BO डैश। अब BO डैश को लिख सकता है BA प्लस AO डैश, BA प्लस AO डैश बाई म्यू माइनस BA प्लस AO डैश बाई म्यू। देखो देखो, समझा? Yes, sir. Yes. सबका क्लियर है? Yes, sir. BA प्लस AO डैश बाई म्यू माइनस BA बाई म्यू माइनस AO डैश बाई म्यू। क्या ये दोनों कटा? Yes. इसमें से BA को कॉमन ले ले भाई, 1 माइनस 1 बाई म्यू आया। BA का मतलब थिकनेस है ना, T1 माइनस 1 बाई म्यू। दिस इज इक्वेशन ऑफ शिफ्ट। ये तुम्हारे शिफ्ट का इक्वेशन है। सो याद रखना कि शिफ्ट इज इक्वल टू T टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 बाई म्यू। इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन। अब इसमें एक से एक न्यूमेरिकल का पॉइंट है, पहले आप डेरिवेशन नोट कर ले, फिर हम आपको एक एक करके बताते हैं। नोट करो फटाफट, कहीं किसी को डाउट होगा पूछ लेना। न्यूमेरिकली इस पे ध्यान रखिएगा, ऐसा बहुत कुछ है सीखने के। अगर ये स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और चारों तरफ एयर है, एयर इधर भी है एयर इधर भी, तो जब इस स्लैब से रे टोटली पास करके दूसरे साइड में ऑब्जर्वर के पास पहुंच जाता है, तो ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन शिफ्ट करके वो डबल डैश पे चला जाता है। शिफ्ट इज टुवर्ड स्लैब। जो हम लोग का शिफ्ट है वो स्लैब की तरफ होता है, और ये शिफ्ट का वैल्यू कितना है? तो T टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 बाई म्यू, वेयर T इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब। T जो है स्लैब का थिकनेस है। याद रखिएगा हमेशा कि शिफ्ट जो है वो स्लैब की तरफ होता है, ठीक है? उल्टा भी हो सकता है। कब होगा? कब होगा बता? बस हम इसी के लिए हम आगे बताने जा रहे हैं। अभी जो आप डेरिवेशन किए थे वो ये था। अब देखिए इसमें है क्या। अगर मान लीजिए ऐसा हो, अगर मान लीजिए ऐसा हो कि स्लैब के चारों तरफ एक मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये μ2 है और फिर से ये μ1,
तो जो आप म्यू जहां लिखे हैं, ऑब्जेक्ट का पोजीशन में जो शिफ्ट होगा, शिफ्ट, उस शिफ्ट का फॉर्मूला होगा, ऑब्जर्वर इधर होना चाहिए, हाँ, उस शिफ्ट का फॉर्मूला होगा t टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 बाई म्यू 2 बाई म्यू 1, यही है ना? Yes, sir. ठीक है, अब यहां से देखना, इक्वेशन को समझना थोड़ा। मतलब तुम्हारे शिफ्ट का फॉर्मूला है t 1 माइनस म्यू 1 बाई म्यू 2, यही तो है। यहां से हम तुमको दो केस सिखाते हैं। एक ये है कि म्यू 1 जो है वो म्यू 2 से छोटा है। अगर म्यू 1 म्यू 2 से छोटा है तो म्यू 1 बाई म्यू 2 लेस देन 1 होगा और तुम्हारे शिफ्ट का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या सही जा रहा है? पॉजिटिव का मतलब हुआ शिफ्ट इज टुवर्ड्स द स्लैब, शिफ्ट इज टुवर्ड्स द स्लैब, वो स्लैब की तरफ है। लेकिन इसी का बी पार्ट समझिए कि अगर ऐसा हो, देखो इस चीज को लिखने का जो लॉजिक है वो समझना। अगर म्यू1 हम कम लिखे, म्यू2 बड़ा लिखे, इसका मतलब हम चारों तरफ रेयर मीडियम रखे हैं और मटेरियल डेंस रखे हैं, यही है ना वहां मतलब? Yes, sir. मटेरियल रेयर है और जो सॉरी मीडियम रेयर है और मटेरियल डेंसर है, सही? Yes, sir. लेकिन अगर हम ऐसा कर दें कि मीडियम को डेंसर कर दे और मटेरियल को रेयर, तो ये म्यू1 बाई म्यू2 जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ग्रेटर देन 1 होने का मतलब है कि शिफ्ट आ जाएगा निगेटिव। शिफ्ट निगेटिव आने का मतलब है शिफ्ट इज अवे फ्रॉम स्लैब। क्लियर हुआ जी उमंग? Yes, sir. तो डिपेंड्स ऑन डाटा, बट बेसिकली क्या होगा ना कि ये वाला डेंसर होगा और आगे इधर उधर रेयर होगा। तो ऐसे चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है? जरा गौर करना, Third point. कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों के पास कंपोजिट स्लैब सिस्टम हो, कंपोजिट स्लैब सिस्टम। कंपोजिट स्लैब सिस्टम का मतलब ये है, मान लो इसमें एक स्लैब है, दूसरा स्लैब है, ऐसे ही तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ऐसे ही n तक स्लैब है। यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, कोई ऑब्जर्वर है ऊपर में, तो एक रे उससे सीधा निकला और ऐसे चला गया, ठीक है? हर एक स्लैब का अपना अपना थिकनेस है। मान लो इसका थिकनेस है T1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका थिकनेस है T2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ऐसे ऐसे चला, थिकनेस Tn, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μn। तो इस बार जब मेरे ऑब्जेक्ट से रे निकलेगा तो वो हर स्लैब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से बेंड करता हुआ निकलेगा। क्या सही जा रहा है? तो ओवरऑल जब ये रे बाहर निकलेगा तो मेरा ऑब्जेक्ट तो यहां दिखेगा ना, Yes, sir. ठीक है? तो ये याद रखना कि जो टोटल शिफ्ट है वो हर इंडिविजुअल शिफ्ट का सम होता है। जो टोटल शिफ्ट है वो हर इंडिविजुअल शिफ्ट का सम होता है। सो डेल एक्स टोटल इज, डेल एक्स 1 लिखिएगा तो थिकनेस 1 माइनस 1 बाई म्यू 1 लीजिएगा, फिर डेल एक्स 2 लिखिएगा तो थिकनेस 2 1 माइनस 1 बाई म्यू 2 लिखिएगा। इसी तरह आगे बढ़ते जाइए और लिखिएगा थिकनेस n 1 माइनस 1 बाई म्यू n, ठीक है? सर, इसमें पोजीशन जो चेंज होगा उसका मतलब लोकेशन भी चेंज हो सकता है ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट का क्यों लोकेशन चेंज होगा? हर प्रीवियस केस का जो इमेज है वो अगले केस के लिए ऑब्जेक्ट है। यस सर। तो हम लोग तो देखो O से O डैश बना, फिर O डैश से O डबल डैश बना, फिर O डबल डैश से O डबल ट्रिपल डैश बना, O ट्रिपल डैश से O फोर डैश बना, एंड सो ऑन। यस सर, वो तो मतलब जैसे बोल रहे कि अगर मान लीजिए न्यू बढ़ते जा रहे हैं
तो एक ऐसा टाइम आ सकता है कि जो रे है वो स्ट्रेट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो सकता है, एकदम हो सकता है। उस सब पे बेस्ट क्वेश्चन मिलेगा तुमको कि बताओ कि म्यू का किस तरह का प्रोपोर्शन रहे कि बाहर ना निकल पाए। बाहर नहीं निकलने का मतलब है कि फाइनली आई क्या है, शिफ्ट है। If air is present between two slabs, then it also taken as slab। अगर एयर किन्हीं दो स्लैब के बीच में छोड़ दिया गया है तो उसको भी आप एक स्लैब मानेंगे जिसका म्यू का वैल्यू 1 होगा। जैसे आप एक फिगर देखो और समझो। मान लो जैसे हम तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन देते हैं ऐसा, देखो जी आपको बनाना है, ध्यान रखिए। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, बीच में एयर है, इसका थिकनेस है 4 सेंटीमीटर, यहाँ बीच में है 3 सेंटीमीटर और ये ऊपर वाले का थिकनेस है मान लो 5 सेंटीमीटर लिख दिया। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और यहाँ है एक ऑब्जर्वर। बताओ उस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट कहां दिखाई देगा, कितने डिस्टेंस पे दिखाई देगा। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट O। चलो बनाओ फटाफट। सर 8/3 सेंटीमीटर ऊपर से ऑब्जेक्ट से, मतलब यहाँ से 8/3 सेंटीमीटर ऊपर। यस सर। तो देखो यार यहाँ पे हम लोग अगर है ना टोटल शिफ्ट निकाले, डेलेक्स टोटल निकाले तो T1 1 - 1/μ1 प्लस T2 1 - 1/μ2 प्लस T3 1 - 1/μ3। तो T1 हो गया, ठीक है, 4 1 - 1/4/3 प्लस 3 1 - 1/1 प्लस 5 1 - 1/3/2। यही लिखे ना तुम लोग? क्या सबको यही लिखा है? सर डायरेक्ट लास्ट वाला फॉर्मूला लिखा। हाँ ठीक है, कोई बात, एकदम से कोई इशू। तो क्या ये 4 - 3 प्लस 0 प्लस 5 3 - 2 1/3 आया? तो ये हो गया 1 प्लस 5/3 दैट इज 8/3। सर हम बोले कि एयर वाले देखिए कुछ डिफरेंस तो किया नहीं है सर। क्या? एयर वाला जो पार्ट था, हाँ वो तो डिफरेंस नहीं ना क्रिएट करेगा सर। नहीं, वो शिफ्ट क्रिएट नहीं किया। तुम बोलो वो शिफ्ट क्रिएट नहीं किया, ये मत बोलो कि डिफरेंस नहीं होगा। अगर तुम एपरेंट डेप्थ लेगा, अगर तुम एपरेंट डेप्थ लेगा तो एपरेंट डेप्थ में तो इसको, सॉरी एक्चुअल डेप्थ में तो तुमको इसका भी 3 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा ना। यस सर। भाई वो शिफ्ट जनरेट नहीं किया, शिफ्ट नहीं किया। देख रहा है इसका शिफ्ट 0 है। यस सर। ठीक है, शिफ्ट एयर छोड़ के बाकी सब जनरेट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ जब लीजिएगा तब तो उसका मैथ आएगा ना। यस सर। शिफ्ट में नहीं आएगा। ठीक है, हो गया सबका? यस सर। अगला क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। फॉर एनी कॉनकेव मिरर for any concave mirror of focal length minus 20 centimeter, for any concave mirror of focal length minus 20 centimeter, first off a glass slab
a glass slab of thickness t, a glass slab of thickness t is placed, a glass slab of thickness t is placed between object and mirror, between object and mirror, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब स्लैब जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट ऑफ, if object is 43 centimeter away from mirror, if object is 43 centimeter away from mirror, then find thickness of this slab, so that image will be formed at object itself. Find thickness of this slab so that image will be formed at object itself. ये सबका बिल्कुल सही बता रहा है। ये है तुम्हारे पास कॉनकेव मिरर, एक ऑब्जेक्ट यहां से 43 सेंटीमीटर दूर रखा है, जबकि इसका फोकल लेंथ है -20 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 पे होगा। अब अगर आप ऑब्जेक्ट और इस मिरर के बीच एक स्लैब लगाते हैं, स्लैब का थिकनेस है t, म्यू का वैल्यू है 3/2। तो इस क्वेश्चन में कहना है कि जहां ऑब्जेक्ट है वही इमेज बने। तो देख भाई, ऑब्जेक्ट से रे पहुंचेगा, बेंड करेगा, फिर निकलेगा। जब निकलेगा तो मिरर पे ऐसे लगना चाहिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, मिरर को ऐसा लगना चाहिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है। इससे क्या होगा ना कि जो जाएगा वो नॉर्मली उसी रास्ते पे लौट आएगा, सही है। तो जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आएगा, जहां ऑब्जेक्ट है वही इमेज। तो जरा सोचो कि मिरर को कब लगेगा कि वो सी से आ रहा है, जब स्लैब की वजह से 3 सेंटीमीटर का शिफ्ट हो। सब कोई समझा? यस सर। तो स्लैब की वजह से 3 सेंटीमीटर का शिफ्ट आपको मिल गया। आप इसको t 1 - 1/μ में रख लें, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, ये t आपको निकालना है 1 - 1/3/2। सो थिकनेस शुड बी 9 सेंटीमीटर। किस किस का बना जी? समझ गया ना इस टॉपिक का क्वेश्चन कैसे है? यस सर। ठीक है, तो ये सिर्फ इस तरह से होता है। हाँ, चलो यही था इसमें स्लैब में। हम लोग थोड़ा इससे एक लेवल आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो आज कर देते हैं, फिर अगले दिन उसमें आगे बढ़ जाएंगे, और वो है स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया सबका? यस सर। समझ में आया सबको? कहीं कोई डाउट किसी का? नो सर। कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। हम लोग के पास एक इस तरह का स्फेरिकल सरफेस है,
यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसका कहीं एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका अपना पोल, ऑब्जेक्ट से एक रे तो सीधा सीधा ऐसे निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट से एक दूसरा रे लीजिए, कहीं भी पहुंचा दीजिए। अगर आपको इस पॉइंट पे नॉर्मल चाहिए तो आप इसको सी से मिलाएंगे, नॉर्मल हो जाएगा, सही है ना। सपोज इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल और दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज। क्या ये रे डायग्राम समझा सब कोई? सर जो न्यूटन वाला पार्ट है वो स्फीयर के अंदर का है, स्फीयर नहीं है। जैसे तुम्हारे घर में पेपर वेट है, पेपर वेट, यस सर, पेपर वेट देखो है स्फेरिकल टाइप, यस सर, यस सर, तो उसका बाहर वाला मीडियम μ1 है और उसके अंदर वाला मीडियम μ2 है। ओके, यस सर, यस ठीक है। यस सर, OP यहां से एक छोटा सा परपेंडिकुलर डाल लीजिए, P इज वेरी क्लोज टू M। ओके, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है। इस एंगल को आप अल्फा कह दिए, इस एंगल को आप बीटा कह दिए और इस एंगल को गामा कह देते हैं, गामा। वीडियो ही पॉज हो गया, देखना अगर कोई दिक्कत होगा तो बताना, वेरी इंपॉर्टेंट था। और है आ रहा है ना सर? याद है। ठीक, चलिए, तो ये हम लोग देखो खुद से क्या माने, यहाँ माने अल्फा, ये एंगल माने बीटा और इस एंगल को माने गामा, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है। देखो तो फिगर में किसी को कोई डाउट, किसी को यहां तक कोई डाउट, किसी को? सही है, यस सर, ठीक। हम लोग को आर भी कुछ लिखने क्या? यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना R, तो उसके नीचे एक स्ट्रेट लाइन और नीचे क्या है? ये C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल के बगल में एम है, P के बगल में M है। ये M है, M परपेंडिकुलर डालें, यस या N, ठीक। अब देखो, इन ट्रायंगल ONC ट्रायंगल में गौर करो, एक्सटीरियर एंगल विल बी द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। बोलो सही है? यस सर, इन ट्रायंगल NCI एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। तो अगर हम स्मॉल r लिखेंगे, अगर हम स्मॉल r लिखेंगे तो बीटा माइनस गामा करें, ये इक्वेशन 2। बोलते जाना, समझ में आ रहा है दोनों? यस सर यस सर, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, sin I by sin R इज μ2 by μ1, ठीक है। या फिर μ1 sin I इज μ2 sin R, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। सही जा रहे हैं? यस सर ठीक है। फॉर पैरेक्सियल रेज, sin I को I और sin R को R लिख सकते हैं। अरे यार, एंगल काफी छोटा ना होता पैरेक्सियल रेज में, यस सर, ठीक है। तो ऐसे केस में इक्वेशन इज μ1 टाइम्स ऑफ I is μ2 टाइम्स ऑफ R। यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 इक्वेशन को यूज करो। I के जगह अल्फा प्लस बीटा, R के जगह बीटा माइनस गामा। सो μ1 I के जगह पे अल्फा प्लस बीटा, μ2 R के जगह पे बीटा माइनस गामा। सही है? अब थोड़ा पैरेलैक्स मेथड लगाओ।
यूजिंग पैरेलैक्स। जब आप पैरेलैक्स लगाइएगा तो क्या अल्फा को आप लिखेंगे NM/MO? अल्फा इक्वल्स टू NM/MO। देख लो जी सब कोई, ठीक है? Yes, sir. ठीक। इसी तरह से देखो, क्या हम बीटा के जगह पे NM/MC लिख सकते हैं? यस सर। बोलो गामा की जगह क्या लिखेगा? गामा की जगह NM/MI। NM/MI, ठीक है? मान लो ये इक्वेशन 3 है, सब इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन 3 है। सो इक्वेशन 3 बिकम्स, तुम्हारा इक्वेशन 3 क्या बन गया? μ1 अल्फा के जगह पे NM/MO प्लस बीटा के जगह पे NM/MC इज इक्वल्स टू μ2, बीटा के जगह पे NM/MC माइनस NM/MI। इक्वेशन को देख लो अच्छे से, अल्फा बीटा और गामा तीनों का वैल्यू पुट कर दिया गया। सही जा रहे हैं? Yes, sir. हाँ, सब में से NM खत्म हो गया ऊपर में, तो यहाँ बचा μ1 1/MO प्लस 1/MC इज इक्वल्स टू μ2 1/MC माइनस 1/MI। ठीक है? अब जरा गौर करना, कर्वेचर कम होने की वजह से M और P दोनों तो वेरी क्लोज है ना? यस सर। Since M is very close to P, M जो है वो P के काफी नजदीक है, तो जरा गौर करना कि जो आप MO लिख रहे हैं उसकी जगह आप PO लिख सकते हैं, जहां आप MC लिख रहे हैं वहां आप PC लिख सकते हैं, और जहां आप MI लिख रहे हैं वहां आप PI लिख सकते हैं। यस सर, इमेज डिस्टेंस कर्वेचर होगा। हाँ। So μ1 1/PO plus 1/PC, μ2 1/PC minus 1/PI। अब चलो जी थोड़ा साइन कन्वेंशन के साथ सोचना। P से O कहने का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो माइनस होगा, क्या सही जा रहे हैं? यस सर, माइनस Q। P से I इमेज डिस्टेंस जो प्लस होगा, और P से C मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो प्लस होगा। क्या बोलता है? यस सर, प्लस। यूजिंग साइन कन्वेंशन के साथ PO का मतलब है माइनस U, PC का मतलब है प्लस R, और PI का मतलब है प्लस V। तो इक्वेशन हो गया मेरा μ1 1/-U प्लस 1/R इज μ2 1/R माइनस 1/V। सही जा रहे हैं? यस सर। माइनस μ1/U प्लस μ1/R इज μ2/R एंड μ2/V। अब U और V को लेफ्ट हैंड साइड में और दोनों R को राइट में कर रहे हैं, ये इधर आया तो μ2/V माइनस μ1/U इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 माइनस μ1/R। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला कम से कम 5 से 6 क्लास पढ़ाई इसी पे होगा। μ2/V माइनस μ1/U इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/R।
कभी भी अगर स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ, स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ, तो रिफ्रैक्शन का यही क्वेश्चन आप यूज करेंगे। इज दिस क्लियर? यस सर। नोट करो इसको बढ़िया से। हो गया।